का लेक्चर नहीं आ पाया, कुछ व्यस्त था मैं, इसलिए कल लेक्चर नहीं आ पाया। आज जो चैप्टर है उसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। मतलब आप इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 15 तक हमने करवा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाएं देख लें। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन को बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने जो 11 फाइलम है उनमें भी देखेंगे। यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का मतलब यहाँ नेफ्रॉन से है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कैसे हमारा फिल्ट्रेट तो बहुत ज़्यादा होता है मगर हम मात्र 1.5 लीटर, 1 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं, कैसे ये हो पाता है ये देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन को कैसे रेगुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, मिक्चुरेशन कैसे होता है, कैसे यूरिन पास आउट होता है, मिक्चुरेशन का मतलब यूरिन पास आउट। रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रोल ऑफ ऑर्गेन इन एक्सक्रीशन, अदर ऑर्गन, जैसे लंग भी तो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह हो सकता है, स्क्रीन भी तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो स्वेट और सबेसियस वाइल को रिलीज करता है। और डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। कहता है कि जितने भी जानवर हैं वो अपने शरीर में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, खासकर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब इनके बॉडी में या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के वजह से, मतलब शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है उनके वजह से, या दूसरे इंजेक्शन के वजह से, ज़्यादा खा लिए इनके वजह से, ये सब उनके बॉडी में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये इकट्ठा हो गए, दी सब्सटेंस हैव बीन रिमूव। अब इन सब्सटेंस को या तो टोटली रिमूव करना होगा, नहीं तो पार्शियली रिमूव करना होगा, नहीं तो आपके बॉडी का ऑस्मोलैरिटी बिगड़ जाएगा, ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो या तो इनको टोटली रिमूव कर दिया जाएगा, जैसे यूरिया को बहुत हद तक रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? पानी को कुछ हद तक मेंटेन किया जाता है, बाकी एक्सेस वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस। हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन सब्सटेंस को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और हम यहाँ स्पेशल इम्फेसिस देंगे, इम्फेसिस का मतलब जोर देना, और नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, खासकर 3 गो, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के एलिमिनेशन, इन्हीं को नाइट्रोजन बेस्ड कहा जाता है। ठीक है, और एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। एक्चुअली में एलिमिनेशन नाइट्रोजिनस बेस्ड को होता है, मगर अब पूरे देखते हैं तो इनको बाकी को भी हम एलिमिनेशन में डाल सकते हैं, जैसे CO2 वाटर को भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इम्फेसिस किसको देंगे, किस पर जोर देंगे बेटा? नाइट्रोजिनस बेस को। कौन है नाइट्रोजिनस बेस? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये मेजर नाइट्रोजिनस बेस्ड है, और भी होते होंगे। ठीक है, अमोनिया इज, अब अमोनिया के बारे में कहा जाए तो अमोनिया हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, उसका कंजम्पशन होगा तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ये बहुत अच्छा। ये सारे बनते कहाँ हैं? ये सब लीवर में बनते हैं, और निकाले कहाँ से जाते हैं? किडनी से या दूसरे ऑर्गन से। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है, और इतना टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसका मतलब शरीर में बहुत कम देर तक होल्ड किया जा सकता है, 9 के बराबर होल्ड कर सकते हैं, इसको तुरंत निकालना होगा। मगर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है इनके एलिमिनेशन के लिए। इनके एलिमिनेशन के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए, जबकि यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। तो नाइट्रोजिनस बेस में अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिक एसिड सबसे, इसीलिए यूरिक एसिड को सबसे कम पानी चाहिए। आप देखिएगा गोली के फॉर्म में या पैलेट के फॉर्म में यूरिक एसिड बर्ड्स के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, वो सब छोटा सा पोटी कर देते हैं। ठीक है, छोटा सा। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखिए, जबकि बीच बीच में कौन आता है बेटे? बीच बीच में यूरिया आता है। हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया। बनता कहाँ है यूरिया? हाँ, किडनी में। एक्सक्रीट किससे होता है? बनता कहाँ है? लीवर में। एक्सक्रीट कहाँ से होता है? किडनी से। कहता है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म।
अमोनिया का एक्सक्रीशन अमोनोटेलिज्म कहलाता है, जबकि जो जीव ऐसा करते हैं उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। फिर से सुने, द प्रोसेस जो होता है उसको अमोनोटेलिज्म कहते हैं, जबकि जो जीव ऐसा करते हैं उनको क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं, बोनी फिशेस आते हैं, ठीक है, आपको पढ़ाया गया था, एक में कार्टिलेजनस फिश होते हैं, एक बोनी फिश होते हैं। दूसरा एक्वेटिक एम्फीबियंस आते हैं, जैसे सलामेंडर आएगा, कौन आएगा, सलामेंडर, ये पूंछ वाला है। टेडपोल आएगा, नाम सुने हैं टेडपोल का, टेडपोल लार्वा, हाँ बेंग वाला, ठीक है। तो एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स आते हैं, ये सब कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है। अमोनिया पानी में आसानी से घुलता है और एक्सक्रीट हो जाता है या तो डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस या फिर गिल्स के थ्रू, जैसे फिश में होता है, ठीक है, फिश में, बोनी फिशेस में। और किस फॉर्म में, यदि ये रिलीज हो रहा है अमोनिया तो यह अमोनियम आयन के फॉर्म में, H+ इससे जोड़ दिया जाता है तो NH4+ बन जाता है। फिर से सुने, अमोनिया पानी में आसानी से घुल जाता है और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, अमोनियम आयन का, और इसी फॉर्म में ये डिफ्यूज हो जाते हैं या तो बॉडी सरफेस से नहीं तो गिल सरफेस से। क्लियर, क्लियर। किडनी का कोई महत्व तो नहीं है इनके इलिमिनेशन में, तो अमोनिया के इलिमिनेशन में किडनी कोई रोल नहीं निभाता। किडनी डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। अमोनिया के इलिमिनेशन में किडनी का कोई रोल नहीं है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम ये करें कि लेस टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट का निर्माण हो, जैसे यूरिया या फिर यूरिक एसिड, ताकि वाटर का क्या हो सके, कंजर्वेशन हो सके। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन ज़मीन पर रहने के लिए बहुत ज़रूरी था कि बहुत जो नाइट्रोजिनस वेस्ट शरीर में तो बनेगा ही बनेगा मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, तो वो बहुत कम टॉक्सिक हो ताकि हम पानी को कंजर्व कर सकें। इसीलिए मैमल्स और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, देखिए एक्वेटिक एम्फीबियन इसमें चले गए, जबकि बेंग, फ्रॉग इसमें आ गया, फ्रॉग। मैराइन फिशेस जो समुंदर में रहने वाले मछलियां हैं, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और इसको कहते हैं यूरोटेलिक एनिमल, ठीक है, ठीक है। यूरोटेलिज्म हो जाएगा क्या, यूरिया प्रोसेस, और यूरोटेलिक एनिमल क्या कहला जाएगा, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। कौन कौन कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैराइन फिशेस, आ रहा है समझ में, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिशेस, समुद्र में रहने वाली मछलियाँ, ठीक है। अब देखिए, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म, ये अमोनिया कैसे बना है, अमोनिया बनता है, अमोनिया को जोड़ दिया जाता है CO2 के साथ और बना लिया जाता है लीवर में यूरिया, ठीक है। कौन सा साइकिल आप हमें मैसेज करें, ठीक है, इन लीवर, कहाँ पर, लीवर में, और इन दीज एनिमल्स इसमें बन जाते हैं और रिलीज इन टू द ब्लड, और वहाँ से ये किस में डाल दिए जाते हैं, ब्लड में, और ब्लड से होता हुआ ये कहाँ आ जाता है, किडनी में, जहाँ किडनी से ये एक्सक्रीट फिल्ट्रेट कर दिया जाता है और यूरिन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है। विच इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी, जहाँ पर ये फिल्टर होता है और एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर, ठीक है। कहता है कि अब ये बात आप बड़ा विचित्र लगेगा कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा यूरिया एक्सक्रीट ही कर दिया जाता है, कुछ यूरिया को रख भी लिया जाता है, बड़ा विचित्र बात है। तो ये कहोगे क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जा सके। ऑस्मोलरिटी क्या है, आपको आगे पढ़ाएंगे कि कॉर्टिकल रीजन का जो ऑस्मोलरिटी होता है वो 300 मिलीमोल्स होता है, जबकि लास्ट पार्ट ऑफ जो मेडुला का जो ऑस्मोलरिटी होता है वो 1200 मिलीमोल्स होता है। ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए, नहीं होगा तो तब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स, किडनी के मैट्रिक्स में रिटेन किया जाता है, रखा रहता है, रखा ही रहता है, उसको सारे यूरिया को नहीं निकाला जाता है, सम ऑफ दीज एनिमल्स, ताकि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे। अब देखिए यहाँ बोलता है कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स बर्ड और लैंड स्नेल, ठीक है, और इंसेक्ट, ठीक है। एक्वेटिक इंसेक्ट क्या थे, अमोनोटेलिक, मगर यहाँ सिर्फ इंसेक्ट, मतलब जो ज़मीन पर रहने वाले इंसेक्ट हैं वो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में। ये यूरिक एसिड या तो पैलेट के फॉर्म में,
पैलेट समझ गए ना, गोली के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में रिलीज होता है, जिसमें मिनिमम वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ऐसे जीव को यूरिकोटेलिक कहते हैं, इसको हमको यूरोटेलिक कहते हैं, इसको यूरिकोटेलिक कहते हैं, और इसको अमोनोटेलिक कहते हैं। क्लियर हो गया? जो अमोनिया रिलीज करे अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करे यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज करे पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाते हैं, ठीक है। आइए हम यदि सर्वे करें एनिमल किंगडम, हम पढ़ के आए हैं कितने फाइला? 11 फाइला। प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, को अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेंगे। कहता है मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट में इसमें सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म दिखते हैं। इनवर्टिब्रेट में एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में दिखते हैं, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में, जो वर्टिब्रेट में, ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गेन, जिसको हम किडनी के नाम से जानते हैं, दिखते हैं। तो किडनी के लिए आपका एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गेन का नाम लिया है। क्या नाम लिया है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन। कहे ना कि एनसीईआरटी जो लोग नहीं पढ़ के जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, ये गारंटी समझ लीजिए। जो लोग नहीं पढ़ के जाते हैं, जो लोग क्वेश्चन करके नहीं जाते हैं, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं बेटे, ठीक है। कहता है सम मेंशन हेयर, कुछ को बताया गया। अब यहाँ बताया गया है प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसको फ्लेम सेल्स भी बोले थे, प्लेटीहेल्मिन्थ में पाया गया था। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थ, जिसको आप फ्लैटवर्म, रोटीफर्स, ठीक है, कुछ एनिलिडा में भी, और सिफेलोपोडा जिसमें एम्फियोक्सस होते हैं, रट लीजिए, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स किस में पाए गए? ठीक है, फ्लैटवर्म, रोटीफर, कुछ एनिलिडा में, सिफेलोपोडा में, ठीक है। आ गया सिफेलोपोडा में कौन? एम्फियोक्सस में, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी कंसर्न है आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में। इसका प्राइम फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा काम है एक्सक्रीशन। और इससे पहले तो बॉडी से डिफ्यूज कर रहा था, बॉडी से एक्सक्रीटरी से डिफ्यूज कर रहा था। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जो अर्थवर्म और दूसरे एनिलिड में पाया जाता है। तो एनिलिडा में दोनों पाया गया, नेफ्रीडिया भी पाया गया, कुछ में क्या पाया गया? कुछ में पाया गया प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, कुछ में पाया गया नेफ्रीडिया पाया गया। नेफ्रीडिया का भी वही काम है, ये नाइट्रोजिनस बेस को एलिमिनेट करता है और फ्लूइड और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखता है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, देखिए हम मालपीजियन ट्यूब्यूल से आगे पढ़ेंगे, मालपीजियन बॉडी, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इंसेक्ट में, इंसेक्टा में यही होता है, मालपीजियन इंक्लूडिंग कॉकरोच में यही होता है, ठीक है। उसी तरह मालपीजियन ट्यूब्यूल रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस बेस और ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है। एंटीनरी ग्लैंड्स, जिसको ग्रीन, ये प्रॉन में पाया जाता है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? क्लास हैं, ठीक है। इंसेक्टा क्लास है, क्लास क्रस्टेशिया क्लास है, किसका? ऑर्थोपोडा का, ठीक है। क्रस्टेशिया में एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, किसमें? प्रॉन में। उसी तरह अरेक्निडा में कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है। अरेक्निडा में क्या पाया जाता है? कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है। क्लियर? कॉक्सल ग्लैंड अरेक्निडा में पाया जाता है, ठीक है। आ गया जिसमें आते हैं अरेक्निडा में से कौन आते हैं? वही आते हैं क्या बोलते हैं, स्पाइडर वगैरह आते हैं, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं। अगला है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बात करते हैं बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? तो एक जोड़ा किडनी आता है, 2 किडनी आएगा बेटा, एक जोड़ा मतलब 2, एक पेयर यूरेटर, मतलब फिर से एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा यूरेटर और एगो यूरिन ब्लाडर। ध्यान दीजिएगा, एक यूरिन ब्लाडर और एगो यूरेथ्रा, इन्हीं को मिला के एक्सक्रीटरी सिस्टम में रखते हैं। तो 2 किडनी, 2 यूरेटर उससे निकलने वाला, एक ब्लाडर जिसमें यूरिन स्टोर होगा, और एक यूरेथ्रा जो यूरिन ब्लाडर से निकल के पेनिस होता हुआ कहाँ आ जाएगा? बाहर, या वेजाइना होता हुआ बाहर आ जाएगा, ठीक है। किडनी होता कैसा है? तो ये रेडिश ब्राउन कलर का और बीन, मतलब इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और बीन शेप्ड होता है, ठीक है।
कहाँ से कहाँ, इसका एनाटॉमिकल पोजीशन कहाँ होता है, सिचुएटेड बिटवीन, कहाँ से कहाँ, तो लास्ट थोरेसिक मतलब T12 से लेके बेटा L3 लंबर 3 तक पोजीशन, मतलब किडनी का जो पोजीशन होता है, जैसे ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, किडनी का जो पोजीशन है T12 से लेके L3 तक होता है, मतलब लास्ट थोरेसिक से लेके L3 पोजीशन तक क्या होता है, L3 पोजीशन तक क्या होता है बेटा, किडनी का पोजीशन होता है, ये पोजीशन है, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा। और ये डोर्सल इनर वाल मतलब पीछे की ओर होता है ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अरे थोरेसिक कैविटी में तो क्या है बेटा, हार्ट, थोरेसिक कैविटी में हार्ट है, लंग्स है, जबकि एब्डोमिनल कैविटी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, उसके बाद ये है किडनी है, ये सब रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ रखा हुआ है बेटा, पीछे की ओर, डोर्सल इनर वाल, अंदर की वाल, डोर्सल इनर वाल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में रखा हुआ है, ठीक है। हर एक किडनी का जो डायमेंशन है, यहाँ एडल्ट ह्यूमन का बात किया गया है, बच्चा कर देगा गलती हो जाएगा। एडल्ट ह्यूमन का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो लंबाई में कितना, जैसे ये लंबाई हो गया बेटा, ये लंबाई, ये चौड़ाई हो गया, और इसका कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा ना, ये मोटाई, तो लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितना, लंबाई कितना 10 से 12, चौड़ाई कितना 5 से 7, और मोटाई कितना 2 से 3। तो लंबाई 10 से 12, मोटा चौड़ाई ये वाला बेटा, ये वाला चौड़ाई है, ये वाला देखो, ये वाला चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई है, ठीक है। आगे समझ में, ये वाला चौड़ाई। अब मेरी बात सुनो, 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई, मोटाई कितना है 2 से 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 5 से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, थिकनेस है 2 से 3 सेंटीमीटर कहता है। और इसका वेट कितना है 120 से लेके 170 ग्राम के बीच का है। तो यहाँ से यहाँ एनाटॉमिकल इसका डायमेंशन बताया हुआ है कि ये किस हिसाब से है, ठीक है। आइए, कहता है कि अंदर में, किडनी के अंदर में देखिएगा तो एक वो कॉन्केव सरफेस है, देखिए ये किडनी में देखिएगा ना, तो ये एक कॉन्केव सरफेस है, इसी कॉन्केव सरफेस से एक यूरेटर निकलता है, क्या निकलता है, यूरेटर, ठीक है। तो वही बात कह रहा है। तो टुवार्ड्स द, इसको हाइलम बोलते हैं बेटा, तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ किडनी, क्योंकि बीन में भी देखिएगा तो ऐसा ही नजर आता है, किडनी इज ए नॉच कॉल्ड हाइलम, क्या बोलते हैं, इसमें एक नॉच है, एक गड्ढा है जिसको हाइलम बोला जाता है, थ्रू विच, जिसके थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व, ये तीनों इंटर करते हैं। तो यूरेटर निकलता है, ब्लड वेसल और नर्व घुसते हैं, ठीक है। तो यूरेटर निकल रहा है, ब्लड वेसल और नर्व क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर आपको एक फनल शेप्ड स्पेस दिखेगा जिसको पेल्विस कहते हैं। यहाँ पर आपको एक पेल्विस नुमा स्ट्रक्चर, ये पेल्विस है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पेल्विस कहलाता है, ये वाला, ये देखिए ये पेल्विस है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पेल्विस, ये खाली जगह, ठीक है, पेल्विस, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कैलिसेस कहते हैं। देखिए ये जो प्रोजेक्शन है इस तरीक़ा से, इसमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं बेटा, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, इस प्रोजेक्शन को कैलिसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलिसेस, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए। जो किडनी होता है ये बाहर से रीनल कैप्सूल से घिरा होता है, किससे घिरा होता है, रीनल कैप्सूल, एक टफ कैप्सूल होता है, ठीक है, जिसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं दिया होगा रीनल कैप्सूल, कहीं ना कहीं दिया होगा, किडनी के बाहर होता है रीनल कैप्सूल, ठीक है। इनसाइड किडनी यहाँ पर 2 जोन बटते हैं, 2 जोन, बाहर की ओर जो जोन दिखाई दे रहा है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर की ओर जो जोन दिखाई देता है उसको मेडुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडुला। तो आउटर को कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। मेडुला जो होता है बेटा ये कोनिकल मास के फॉर्म में होता है, जिसको मेडुलरी पिरामिड्स बोला जाता है। तो मेडुला जो होता है वो पिरामिड के फॉर्म में होता है, इस तरह का पिरामिड, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा पिरामिड, ठीक है, ऐसा ऐसा पिरामिड के फॉर्म में होता है। आ गया, देखिए ये पिरामिड आपको दिखा रहे हैं, यहीं दिखाया हुआ, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, ये कैलिक्स है, ठीक है, ये कैलिसेस है, और ये क्या है, पेल्विस। समझ में आ रहा है, सेल्वी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रीनल मेडुलरी क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है, आ गया समझ में। अब प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्स, जो किस
और ये किस में प्रोजेक्टेड होता है, कैलिक्स में। देखिए माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या होता है बेटा, कैलिक्स होता है, ये कैलिक्स है, और ये रीजन क्या आएगा, कैलिक्स ही खुल खुल के किस में आया है, पेल्विस में आ गया। तो मेडुला जो होता है, मेडुला किस में खुलता है, कैलिक्स में, और कैलिक्स आके किस में खुला, पेल्विस में। पेल्विस कहाँ से निकला, हाइलम से होते हुए कहाँ निकल गया, यूरेटर में। एनाटॉमी समझ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए बाहर वाला क्या है, कॉर्टेक्स, ये वाला मेडुला है, ये वाला क्या है, पिरामिड है, रीनल पिरामिड, आ रहा है समझ में। ये कैलिक्स में खुला, कैलिक्स पेल्विस में, पेल्विस यूरेटर में, यूरेटर से आया यूरिन ब्लाडर, यूरिन ब्लाडर से यूरेथ्रा, आ गया समझ में। और ये नर्व्स है बेटा, ये क्या है, नर्व्स है। देखिए डॉर्सल अरोटा, जिसके थ्रू ब्लड क्या करेगा, इंटर करेगा। और ये क्या है बेटा, इन्फीरियर वेना कावा, जिससे ब्लड क्या होगा, इससे सप्लाई ब्लड मतलब जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट तक जाएगा, आ गया। तो इन्फीरियर वेना कावा ब्लड को लेके जाएगा, और ये डॉर्सल अरोटा इसमें ब्लड सप्लाई करेगा। ये इसमें भी सप्लाई है, इसमें भी सप्लाई है। और ये हो गया एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर रखा रहता है। सारा एनाटॉमी क्लियर। अब देखिए कॉर्टेक्स जो होता है, ये जो कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स अंदर की ओर घुस जाता है, जिसको कॉर्टेक्स अंदर की ओर घुस जाता है, किसके अंदर, मेडुला के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ या रीनल कॉलम, क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम। फिर से सुनिए, कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर घुस जाता है, मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर घुस जाता है, जिसको कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है, एज रीनल कॉलम, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम ऑफ बर्टीनी। देखिए इसको रीनल कॉलम, या फिर क्या बोल रहे हैं, या तो रीनल कॉलम बोलिए, नहीं तो कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलिए। देखिए ये कॉर्टेक्स है, ये रीनल कैप्सूल है, ये वाला कॉर्टेक्स अंदर की ओर इन कर गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी या रीनल कैप्सूल, ठीक है, रीनल कॉलम, ठीक है। किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। तो दोनों किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन होंगे, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चरल यूनिट भी क्या होता है, तो ईच किडनी हैज 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन। याद रखना, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कर देगा आंसर, गलती हो जाएगा। किडनी जो होता है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं बेटा, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ईच नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ग्लोमेरुलस में टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है, जो बनता है यही जो अरोटा से आ रहा था ना, अरोटा डॉर्सल अरोटा से जो ब्लड आ रहा था, वही आगे चल के एफरेंट आर्टियोल बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एफरेंट आर्टियोल। और एफरेंट आर्टियोल फाइन ब्रांच में टूटता है, ठीक है। इसी का फाइन ब्रांच एफरेंट आर्टियोल, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जो किडनी में सप्लाई होने वाला आर्टरी है, एफरेंट आर्टियोल। तो एफरेंट आर्टियोल किडनी में सप्लाई होने वाला आर्टियोल है, यही क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनाता है, ठीक है, गुच्छा ऑफ कैपिलरी, जो कहाँ सिचुएटेड होता है, ये देखिए एफरेंट आर्टियोल बहुत सारे कैपिलरी में टूटा और फिर कैपिलरी को ही बनाता है, ठीक है। इसको कहते हैं, निकलने वाले को क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टियोल, और आने वाले को क्या बोलेंगे, आने वाले को एफरेंट आर्टियोल। ये कैपिलरी में टूट गया, बहुत फाइन ब्रांचेज में टूट गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैपिलरी से टूटने के बाद वेन बनता है, मगर यहाँ नहीं बनता है। यहाँ एफरेंट आर्टियोल कैपिलरी में टूटा और फिर कैपिलरी से मिटा के क्या बन जाता है, इफरेंट आर्टियोल, और यही गुच्छा जो बना इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस में जब ब्लड फ्लो करता है, तो चूंकि इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कम रखा जाता है, कुदरत ने कम रखा है, और इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो होता क्या है, ब्लड डिफरेंस से फ्लो करता है, इसलिए ब्लड यहाँ छन जाता है। तो अब समझिए बेटा, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है। तो जब ब्लड यहाँ से पास करता है इधर, तो क्या हो जाता है, ब्लड छन जाता है। ब्लड से क्या हो जाता है, ये ब्लड हाई प्रेशर के साथ छन जाता है, बहुत ज़्यादा छनता है, ठीक है। तो ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड
अबे बाय इफरेंट आर्टिकल। तो इंटर किससे किया? एफरेंट से। बाहर किससे गया? इफरेंट से। तो जो टफ्ट बना, इसी टफ्ट, यही कैपिलरी के टफ्ट को ग्लोमेरुलस कहता है। ठीक है, अब देखिए, रीनल ट्यूब्यूल बिगेन विथ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। तो एक्चुअली में ये जो टफ्ट होता है, ये घिला होता है रीनल कैप्सूल के पहले पार्ट से, जिसको आप बोमेंस कैप्सूल कहते हो। क्या कहते हो? बोमेंस कैप्सूल। और ये दोनों को मिला के, मतलब ये टफ्ट और बोमेंस कैप्सूल मिला के मालपीजियन, बोलिए, मालपीजियन बॉडी कहा जाता है, बॉडीज। ठीक है, याद रखिएगा, मालपीजियन ट्यूब्यूल नहीं बोल रहे हैं, मालपीजियन बॉडी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मालपीजियन बॉडी। फिर से सुनिए, रीनल ट्यूब्यूल बिगेन विथ डबल वाल्ड कप। डबल, इसमें ये पराइटल होता है और ये विसरल होता है। याद रखिएगा, इसमें पराइटल होता है, ये विसरल होता है। 3 लेयर से यहाँ भी फिल्ट्रेशन होता है। विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, जो किसको घेरे हुए है? ग्लोमेरुलस को। कहता है यहाँ मालपीजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल बोलते हैं, कॉर्पसल्स बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को साथ मिला के क्या बोला जाता है? मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स बॉडी। याद रखिएगा, बॉडी। ठीक है, ये नेफ्रॉन में होता है, जबकि ट्यूब्यूल होता है, बताया गया है, इंसेक्ट में। ठीक है, चलिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क। अब ये ट्यूब जो होता है आगे चल के क्या बनाता है? ये देखिए, ये जो ट्यूब्यूल आगे चल के जो बना रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रॉक्सिमल, क्योंकि नज़दीक है। कॉन्वोल्यूशन है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है ट्यूब्यूल, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या बनाता है? तो बोमेंस कैप्सूल से निकलने के बाद क्या बनाता है ये ट्यूब्यूल? ये बनाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, आइए, PCT। उसके बाद ये बहुत हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, हेनले लूप बनाता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। तो हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप का निर्माण करता है। इसमें 2 चीज़ होते हैं, दो ट्यूब होते हैं, पहले को डिसेंडिंग और दूसरे को असेंडिंग। इसमें 2 लिम्ब होते हैं, पहले को डिसेंडिंग और दूसरे को असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। तो ये हेयर पिन देखने में नज़र आता है, तो हेनले लूप कैसा नज़र आता है? हेयर पिन की तरह नज़र आता है। और भासा रेक्टा यू शेप नज़र आता है। याद रखिएगा, आगे चल के आएगा। कहता है द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज ए, जो असेंडिंग लिम्ब होता है आगे चल के ये क्वाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रीजन बनाता है, क्वाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। दूर है इसलिए। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बहुत सारे नेफ्रॉन का, ये तो एक नेफ्रॉन का हुआ, ऐसा बहुत सारा नेफ्रॉन का एक स्ट्रेट ट्यूब में खुलता है, जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज, ये बहुत सारे कन्वर्ज करके ये रीनल पेल्विस में खुलते हैं थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, ये मेडुलरी पिरामिड में आते हैं और मेडुलरी पिरामिड होते हुए कहाँ खुलते हैं? रीनल पेल्विस में, जहाँ से मेडुलरी पिरामिड होते हुए मेडुलरी पिरामिड के कैलिक्स में आते हैं, जहाँ से ये रीनल पेल्विस में जाते हैं और फिर यूरेटर से पास ऑन हो जाते हैं। आया समझ में? चलिए, कहता है मालपीजियन कॉर्पसल्स, जिसको आप मालपीजियन कैप्सूल भी बोल रहे हो, PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन, ये कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। कौन से रीजन में होते हैं? तो मालपीजियन ट्यूब्यूल, PCT, DCT, मालपीजियन ट्यूब्यूल, PCT और DCT, ये जो नेफ्रॉन के पार्ट हैं ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होते हैं। जबकि लूप ऑफ हेनले ये मेडुला के अंदर होता है, मेडुला में धंसा होता है। डिप मतलब धंसा होता है, तो लूप ऑफ हेनले मेडुला में धंसा होता है। कहता है कि ज़्यादातर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है और बहुत कम मेडुला के अंदर जाता है। ऐसे नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट कहाँ पड़ा हुआ है? कॉर्टेक्स रीजन में ही पड़ा हुआ है। मगर कुछ में लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, और ज़्यादातर मतलब 80% में ऐसा होता है। यह बहुत अंदर तक मेडुला में चला जाता है और ऐसे नेफ्रॉन को जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है और ये कुछ नेफ्रॉन में ही होता है, 20% नेफ्रॉन में। ये क्यों होता है ये भी सीखेंगे, क्योंकि इसमें जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। आ रहा है समझ में? कहता है एफरेंट आर्टियोल इमर्जेस फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ठीक है,
फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क। अब जो इफरेंट आर्टियोल निकलता है ग्लोमेरुलस से, सब समझा रहे हैं, ये फाइन नेटवर्क बनाता है ये रीनल ट्यूब्यूल के राउंड, जिसको पीसीटी बोलते हैं, पीटीसीएन बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जो किसकी ओर घिरा रहता है, किसकी ओर है, रीनल ट्यूब्यूल की ओर। अब इसी पीसीटीएन का एक नेटवर्क, एक आर्टरी, एक कैपिलरी, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है किसके अलॉन्ग, लूप ऑफ हेनले के अलॉन्ग। ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, एक पतला सा वेसल किसका, पीसीटीएन का, यही कैपिलरी का, ये पैरेलल रन करता है लूप ऑफ हेनले से और यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको भासा रेक्टा कहते हैं। भासा रेक्टा अब्सेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में या तो नहीं होगा, और होगा भी तो हाईली रिड्यूस होगा, किस में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में भासा रेक्टा नहीं होता भी है तो बहुत छोटा होता है। आइए जरा यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए आपको मेडुलरी पिरामिड दिख रहा है, ये रहा मेडुलरी पिरामिड, इसके ऊपर ये नेफ्रॉन है बाबू, ये कैलिसेस है, ये देखिए कैलिसेस की ये पेल्विस हो गया, ठीक है, पेल्विस हो गया। देखिए ये कैलिसेस है, बहुत सारे कैलिसेस मिलके पेल्विस में खुले, पेल्विस से क्या निकला, यूरेटर निकला। देखिए यहाँ रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, ये रीनल पेल्विस है, ये यूरेटर है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है बाहर वाला रीजन, ये मेडुलरी पिरामिड है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, इसी का टफ्ट है। इफरेंट आर्टियोल है, एफरेंट आर्टियोल है, बोमेंस कैप्सूल, दोनों को मिला के मालपीजियन बॉडी या मार्पेजियन कॉर्पसल्स बोले। देखिए पीसीटी है, ये वाला जो दूर है वो डीसीटी है। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, और बहुत सारे नेफ्रॉन इसमें खुल रहे हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी इसमें खुल रहे हैं। ये देखिए असेंडिंग लिप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लिप ऑफ हेनले, भासा रेक्टा है जो इसके पैरेलल चला है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर, दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, हेनले लूप बोल रहे हैं। ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल, डक्ट एंड ट्यूब्यूल, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आइए, ये एफरेंट आर्टियोल है, ये इसका कैपिलरी है, ये इफरेंट आर्टियोल है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, ये ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल को मिला के मालपीजियन बॉडी या मालपीजियन कॉर्पसल्स कहते हैं, ठीक है। आ गया यूरिन फॉर्मेशन। सुनिए, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, प्रोसेसेस होते हैं, 3 मुख्य प्रोसेस होता है। कौन कौन क्रिया होती है, 3 मुख्य क्रिया होती है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा सिक्रीशन। दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये अलग अलग पार्ट में होते हैं। पहला 3 प्रोसेस होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा सिक्रीशन। सब समझा रहे हैं। फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिल्ट्रेशन से बहुत सारे चीज़ फिल्टर हो जाते हैं, जिसको हम नॉर्मली यूरिन में एक्सक्रीट नहीं करते, इसलिए उनको क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आ रहा होगा, ठीक है, विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस, कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहता है कि एन एवरेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 1100 से 1200 ml होता है। कितना होता है, 1100 से 1200 ml, मतलब टोटल ब्लड पंप का लगभग 1/5, ठीक है। ब्लड पंप कितना होता है बेटा, हाँ 5 लीटर के आसपास। 5 लीटर का 1/5 निकालोगे तो 1 लीटर आना चाहिए, मगर यहाँ 1100 से 1200 दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किडनी जो होता है पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना है, 1100 से 1200 ml, ठीक है। ब्लड इज फिल्टर बाय किडनी पर मिनट, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ टोटल ब्लड पम्प्ड आउट बाय वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। अच्छा, ये जो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर
ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। कहोगे ये प्रेशर क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इसका डायमीटर कम है। देखो ये पतला बनाया है और ये मोटा बनाया है, तो यहाँ पर एक ब्लड ठहरता है, और ब्लड ठहरेगा तो ब्लड यहाँ से क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? और ये 3 लेयर से फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, थ्रू 3 लेयर। इंडोथेसियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, अरे इसका ब्लड वेसल, इसका ये कैपिलरी का ब्लड वेसल। उसके बाद इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, इपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, इपिथीलियम इसका बोमेन्स कैप्सूल का इपिथीलियम, और इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखिए इपिथीलियम बोमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। तो 3 लेयर से हम वहाँ भी पढ़े थे 3 लेयर, यहाँ भी पढ़ते हैं 3 लेयर, मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैस भी 3 लेयर और फिल्ट्रेशन भी 3 लेयर से होता है। इपिथीलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। यहाँ पर जो इपिथीलियल होते हैं, इपिथीलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल जो होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे सेल्स होते हैं जिनके बीच में क्या होता है बेटा? छेद होता है, इसको स्लिट बोलते हैं, और इसी स्लिट से यह है पोडोसाइट, ठीक है। तो इपिथीलियल सेल्स जो बोमेन्स कैप्सूल के होते हैं वो पैर के तरह हो जाते हैं देखने में, और ऐसे अरेंज होते हैं कि उनमें क्या होता है? इंट्रिकेटेड मैनर में अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? इंट्रिकेटेड मैनर में, जिस वजह से इसमें कुछ छेद रह जाता है जिसको फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहते हैं, जिससे ब्लड क्या हो जाता है? छन जाता है। आया समझ में? तो इपिथीलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल जिसको पोडोसाइट बोलते हैं, ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं, जिस वजह से कुछ स्पेस खाली हो जाता है, जिसको फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली दीज मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट, तो कहता है ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन। तो ब्लड इनसे ऐसे फिल्टर होता है कि इनमें का जो कंपोजिशन होता है वो लगभग प्लाज्मा के कंपोजिशन के जैसा होता है, एक्सेप्ट प्लाज्मा के कंपोजिशन के जैसा, एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं आते, ठीक है। तो देखिए कहता है ब्लड इज फिल्टर्ड फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत अच्छे से फिल्टर हो जाता है, दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास इनटू द लुमेन ऑफ। तो प्रोटीन को छोड़ के सारे किस में पास हो जाते हैं बेटा? बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, बोमेन कैप्सूल से फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए इनको कहा जाता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब, इनको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्चुअली में इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सब चीज़ आ गए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है चूंकि इसमें सब चीज़ आ गए हैं इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, क्योंकि हाई प्रेशर के वजह से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कहता है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट। पर मिनट कितना? तो पर मिनट ये करता है बेटा 125 ml पर मिनट, ठीक है। तो 125 ml पर मिनट क्या हो गया? तो द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR का वैल्यू कितना होता है? हेल्दी इंडिविजुअल के लिए GFR का वैल्यू 125 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है, मिलीलीटर पर मिनट। तो 100 यदि इसको 60 से गुना करें, तो आवर में, और 84 से गुना कर दें, मतलब 24 से गुना कर दें तो डे में हो जाएगा। तो ये कितना आता है? 180 लीटर पर डे। मतलब समझ लीजिए ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट है, ठीक है। तो एक एवरेज एक आदमी पर डे में कितना यूरिन निकालना चाहिए उसको? 180 लीटर पानी छनाएगा। मगर 180 लीटर छना सकता है क्या? नहीं छना सकता है, तब तो दिन भर बाल्टियाँ लेके बैठल रहेगा। तो कहता है किडनी हैज बीन बिल्ट ए मैकेनिज्म जिससे ये रेगुलेट करता है, रेगुलेशन ऑफ ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट कर लेता है, कम बेसी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है। वन ऑफ सच इफिशियंट मैकेनिज्म कैरिड आउट बाय जस्टाग्लोमुलर apparatus। ये पढ़ाएंगे बेटा JGA सेल्स, ये डिस्टल पार्ट ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होते हैं। JGA सेल्स स्पेशल सेंसिटिव रीजन में मौजूद होते हैं। स्पेशल सेंसिटिव रीजन फाउंड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टियोल
जब ये कांटेक्ट में आते हैं। तो एफरेंट आर्टियोल में भी मौजूद होता है, और कहाँ मौजूद होता है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल के बीच में मौजूद होता है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल और एफरेंट आर्टियोल के लोकेशन पर मौजूद होता है ये क्या, जेजीए सेल्स। ठीक है। अच्छा, जैसी जीएफआर कम होता है, ए फॉल इन जीएफआर, ये जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो RENIN, RENNIN नहीं, RENIN, और रेनिन हार्मोन रिलीज करवाता है, जो ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट को फिर से बढ़ा देता है, वैसोकॉन्ट्रिक्ट कर देता है, ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है, विच स्टिमुलेट ग्लोमुलस ब्लड फ्लो, देयरफॉर जीएफआर बैक टू। तो जैसी जीएफआर घटेगा क्या हो जाएगा, जेजीए सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, रेनिन सिक्रीट करेंगे और क्या कर लेंगे, जीएफआर को नॉर्मल करा देंगे। ठीक है। चलिए अगला कहता है एक कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 पर लीटर, और यूरिन रिलीज हम करते हैं 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। चलिए आपके एनसीईआरटी में 1.5 लीटर दिया है तो 1.5 लीटर कीजिए। इसका मतलब 180 का 1.5 लीटर, 180 में 1.5 लीटर यूरिन पास किए 180 में, मतलब 99% हमने फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब कर लिया। कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से। तो रीनल ट्यूब्यूल से फिर से हमने फिल्ट्रेट को क्या कर लिया, निकाल के ब्लड में डाल दिए। अरे आ रहा है समझ में, रीनल ब्लड में डाल दिए, और वो फिर चला जाएगा इंफीरियर वेना कवा होते हुए, कहाँ, इंफीरियर वेना कवा होते हुए चल जाएगा हार्ट में। समझ में आया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, इसी को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म्ड बाय, अब ये करते कैसे हैं, ये जो ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स होते हैं, पीसीटी डीसीटी के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक्टिवली और पैसिव मैकेनिज्म से इन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, ये सब फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली। ये एक्टिवली मतलब ये बहुत कीमती हैं, तो इनको एक्टिव, ग्लूकोज, सोडियम, ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, ये सब एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जबकि नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब, अब नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब बोले थे ना यूरिया, यूरिया भी कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी पैसिवली होता है इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये इनिशियल सेगमेंट में ही होता है, डिस्टल सेगमेंट में बहुत कम होता है। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये तो मेटाबॉलिक वेस्ट के वजह से हुआ। अब जो बात कर रहे हैं कि यूरिन जब बनता है बेटे, तो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में जैसे ज़्यादा एसिडिक है, तो उनको स्पेशली एक्टिवली उसको पंप कर दिया जाता है, किस में, नेफ्रॉन में। ठीक है, मतलब फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट H+, K+ और अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स क्या कर देते हैं, सिक्रीट कर देते हैं, क्या, H+, K+ अमोनिया इन द फिल्ट्रेट में डाल देते हैं। ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। ये आयोनिक और ऑस्मोटिक बैलेंस, आयोनिक एसिडिक एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी को मेंटेन करता है। तो याद रखिएगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन आयनिक और एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स पीसीटी डीसीटी रूपोफेले। ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको पीसीटी बोल रहे हैं। पीसीटी सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम होता है, याद रखिए। पीसीटी में डायरेक्ट पूछेगा, सिंपल क्यूबाइडल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होगा, मतलब यहाँ भी सिक्रीशन होगा। अरे आ गया। चलिए, कहता है विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, जिसके वजह से सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम में तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है। नियरली ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितना भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सब, ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। तो 80% जितना भी वाटर फिल्ट्रेट और जगह रीअब्जॉर्ब होना है, उसका 70 से 80% यहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में 70 से 80% वाटर क्या हो जाता है बेटा, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी ऑल्सो मेंटेन पीएच और आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, क्योंकि भाई ये सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है H+ का, अमोनिया का,
अमोनिया का और बाइकार्बोनेट का, ठीक है, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ H+ फ्रॉम इट। अच्छा, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन आयन अमोनिया इन द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करके, तो देखिए बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाइकार्बन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, जबकि सिक्रीट किसको कर रहा है, देखिए इसको ऐसे लगाना चाहिए था, सिक्रीट करता है H+ अमोनिया और K+ को, ठीक है, बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। चलिए, सिक्रीट किसको किया, हाइड्रोजन आयन अमोनिया K+ को, लूप ऑफ हेनले। रीएब्जॉर्प्शन यहाँ मिनिमम होता है इन असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है, जबकि हाउएवर इन इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। याद रखिएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इसी का रोल होता है, क्योंकि इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, जिस वजह से ये नीचे हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन रखने में मदद करता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये पानी के लिए परमिएबल होता है मगर इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, NaCl के लिए परमिएबल नहीं है। दिस कंसंट्रेट द, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो पानी निकलता जाएगा और फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता जाएगा, ठीक है। चलिए, द असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, इम्परमिएबल टू वाटर होता है मगर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके थ्रू, जिस वजह से डाइल्यूट हो जाता है यूरिन फिर से, ठीक है। तो बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दोनों की तरह, एक्टिवली या पैसिवली, देयरफॉर कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास आउटवर्ड, इट गेट्स डाइल्यूट द पासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी पिरामिड, तो ये डाइल्यूट कर देता है, ठीक है, आ गया समझ में। तो डाइल्यूटेड द पासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द, तो देयरफॉर द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, इट गेट, जैसे से कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट क्या होता है ऊपर की ओर पास करता है असेंडिंग लिम्ब में, ये डाइल्यूटेड हो जाता है ड्यू टू पासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू, इलेक्ट्रोलाइट कहाँ चला जाता है बेटा, मेडुलरी फ्लूइड में चला जाता है, ठीक है। चलिए, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल DCT, तो DCT रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम वाटर, ठीक है, टेक प्लेस इन द सेगमेंट, तो रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का वाटर का इस सेगमेंट में। DCT कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, तो यहाँ रीएब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का हुआ था, ठीक है, जबकि यहाँ क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका हुआ था, बाइकार्बोनेट का, तो यहाँ सिक्रीशन हुआ था इसका और एब्जॉर्प्शन हुआ था बाइकार्बोनेट का, यहाँ पर भी किसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, बाइकार्बोनेट का बचा हुआ। सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन का, पोटेशियम आयन का, अमोनिया का, ताकि pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड में बना रहे। ध्यान से देख लीजिए, ये वाटर के लिए परमिएबल है जबकि ये वाटर के लिए इनपरमिएबल है। ये बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्व किया, NaCl को, वाटर को, ये सभी को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व किया, जबकि K+ अमोनिया और K+ को सिक्रीट कर दिया। ये कॉर्टिकल है, ये आपका ग्लोमेरुलर्स है और ये क्या है, PCT है, ठीक है। ये आपका मेडुलरी रीजन है जिसमें लूप ऑफ हेनले है, ये आपका DCT है, दिखाई दिया। तो ये वाटर, देखिए अब क्या होता है, ये थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग, देखिए यहाँ पर जो यूरिन होता है वो आइसोटोनिक होता है, यहाँ पर हाइपरटोनिक हो जाता है क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर हाइपोटोनिक हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट फिर से एब्जॉर्ब होना शुरू कर गया, यूरिन डाइल्यूट होना शुरू कर गया। आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर वाटर मतलब NaCl, वाटर और बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि सिक्रीट क्या होते हैं, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है और यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और असेंडिंग लिम्ब से क्या सिक्रीट होता है, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब से सिक्रीट एब्जॉर्ब होता है NaCl, क्या, NaCl, दिस सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, NaCl रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो नीचे वाला थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब है, ऊपर वाला थिक सेगमेंट है, क्लियर। काउंटर करंट मैकेनिज्म, कलेक्टिंग डक्ट, द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला, ये कॉर्टेक्स होते हुए कहाँ आता है बेटा, मेडुला तक आता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ हुआ, PCT में 70 से 80% हो गया था, बचा हुआ DCT और कलेक्टिंग डक्ट से हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन, ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। दिस सिगमेंट अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी पास करता है जो नीचे हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में मदद करेगा। तो मेडुलरी इंटेस्टिशियम कीप अप ऑस्मोलरिटी, जो ऑस्मोलरिटी को बढ़ा के रखते हैं लगभग 1200 मिलीमोल्स के आसपास, ठीक है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच और आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी, ये पीएच और आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं क्योंकि सिक्रीशन यहाँ भी होता है। तो सिक्रीशन कहाँ कहाँ हुआ, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में हुआ, ठीक है, बाय सिक्रीशन ऑफ H+, K+ और अमोनियम आयन। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कंसंट्रेशन कैसे होता है, यूरिन बन गया है, फिल्ट्रेट आ चुका है, GFR का वैल्यू 125 है, ठीक है, पर मिनट है। तो इस हिसाब से हम दिन भर में सोचे तो 180 लीटर सुसु आएगा। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कहता है मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट, मैमल के पास ये एबिलिटी है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन पार्ट करे और वाटर को कंजर्व कर ले। कहता है इसमें दो चीज़ मदद करता है, लूप ऑफ हेनले और भासा रेक्टा, ये दोनों बहुत महत्व निभाते हैं। कैसे भैया, क्योंकि इन दोनों में ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्ट, एक में फिल्ट्रेट का फ्लो होता है और एक में ब्लड का फ्लो होता है। भासा रेक्टा चूंकि ब्लड वेसल है तो इसमें ब्लड का फ्लो होगा और ये पार्ट है नेफ्रॉन का, इसलिए इसमें फिल्ट्रेट पास होगा। तो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, ध्यान से सुनिए, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको काउंटर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट, दोनों का करंट अपोजिट है, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्ब्स ऑफ भासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न में होता है, दोनों एक दूसरे के काउंटर करंट में होता है और ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, प्रॉक्सिमिटी होता है किनके बीच में, लूप ऑफ हेनले और भासा रेक्टा के वजह से, जिस वजह से एज प्रॉक्सिमिटी होता है और इनके बीच काउंटर करंट चल रहा होता है, जिस वजह से नीचे की ओर मेडुलरी इंटेस्टिशियम में हाई ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाता है। ऑस्मोलरिटी देखिए, ऊपर की ओर कॉर्टिकल रीजन में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है कॉर्टेक्स रीजन में, जबकि अंदर मेडुलरी रीजन में कितना हो जाता है, 1200 मिलीमोल्स पर मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, इनर मेडुला के अंदर में। किस वजह से? इसी के वजह से, ठीक है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली बाय, ये ग्रेडियंट किसके वजह से बना है? ये जो ग्रेडियंट बना है ऊपर 300 कॉर्टिकल रीजन में, नीचे 1200, ये किसके वजह से बना है? ये बना है NaCl और यूरिया के वजह से। और ये NaCl और यूरिया यहीं पर घूमते रहते हैं और नीचे हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ये मतलब ये ना पूरा, ये कभी एक्सक्रीट नहीं होंगे। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले से ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ घुस जाता है बेटा? भासा रेक्टा में, और भासा रेक्टा में आगे चल के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहीं पर रहता है। विच इज एक्सचेंज विथ किसके साथ? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा। यहाँ देखो ये फिगर, यही फिगर था, देखो ये एक्चुअली में यहीं पर होता है। ये भासा रेक्टा, बस इसको बनाया गया। देखो ऊपर कितना है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यहाँ 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये 600, ये 300। ऊपर वाला कॉर्टेक्स है, नीचे वाला ही मेडुला है, ठीक है, इनर मेडुला। आ गया समझ में? अब देखो होता क्या है, ये यहीं पर रखा हुआ है। तो NaCl यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ और किधर घुस गया? यहाँ घुस गया भासा रेक्टा में, मगर बाद में ये फिर यहाँ से इसके असेंडिंग पार्ट से क्या कर दिए जाते हैं? निकाल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा NaCl का अमाउंट बढ़ा रहता है। आ रहा है समझ में? वहीं से उसी तरह कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर हाई मिली ऑस्मोल पर लीटर मेंटेन रहता है। तो NaCl रिटर्न इन इंटेस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ भासा रेक्टा, भासा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन ने फिर से NaCl को निकाल दिया जो इंटेस्टिशियम में चला गया मेडुला का, जिस वजह से यहाँ पर हाई मिली ऑस्मोल पड़ा हुआ है। सिमिलरली व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर इन थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिप, देखिए जब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया थिन सेगमेंट में इंटर किया, ध्यान से सुनिए, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक इंटू इंस्टेंटिशियम बाय किसके द्वारा? तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा जब यूरिया इंटर करता है किसके? थिन सेगमेंट से, तो ये यूरिया देखिए यहाँ से यूरिया ऑब्जर्व हुआ, यहाँ घुसा, ये यूरिया फिर से घूम के आया, फिर से यहाँ यूरिया,
यहीं पर आ जाएगा, मतलब यूरिया यहीं पर मेंटेन होगा। ये यूरिया यहाँ जो निकला है फिर से इसमें घुस जाता है, किस में, असेंडिंग, थीन असेंडिंग लिम्ब में। असेंड मतलब लूप ऑफ हेनले के थीन असेंडिंग लिम्ब, ये तो ठीक था ना, ठीक। तो देखिए थीन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले विच ट्रांसपोर्ट बैक इनटू इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आ गया। द एबव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस फिल्टर्ड बाय स्पेशल अरेंजमेंट, जिसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है, जो किसके बीच होता है, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में। तो देखिए ये एफरेंट है, ये इफरेंट है। अच्छा, ए मतलब आ रहा है, ई मतलब जा रहा है, ठीक है। यह बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ से क्या एब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, ये तो सबको पता है, वाटर और NaCl रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अरे पहले NaCl ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इस वजह से पानी भी अपने आप पैसिवली उसके पीछे पीछे आ जाता है। समझ में आ गया। चलिए, दिस मैकेनिज्म मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस मैकेनिज्म के वजह से हाई मिलीऑस्मोल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में मौजूद होता है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, ये इजीली पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो ये मैकेनिज्म के वजह से ही आसानी से कलेक्टिंग डक्ट से क्या एब्जॉर्ब हो जाता है बेटा, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि नीचे हाई ऑस्मोलरिटी है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में बहुत कम ऑस्मोलरिटी है, तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। ह्यूमन इंपॉर्टेंट किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स, याद रखिएगा, ह्यूमन यूरिन ज़रूरत पड़ने पर 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकता है, जितना कि फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन था, ठीक है। इनिशियल फिल्ट्रेट के तुलना में 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस कर सकता है, कैन प्रोड्यूस कर सकता है। आ गया समझ में। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन को कौन कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ, अच्छा ख़त्म हो गया बेटे चैप्टर, तो बस 20 मिनट और इंतजार कीजिए। देखिए आपका काम कर दिया हमने, देखिए काफ़ी मेहनत वाला काम है, आपको भी पता है कि ये मेहनत वाला काम है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है, तो फंक्शन ऑफ किडनी इज इफिशियंटली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो याद रखिएगा, किडनी के फंक्शन को मॉनिटर किया जाता है किसके द्वारा, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि इन्वॉल्व होता है 3 जगह, कहाँ कहाँ, फिर से सुनो, हाइपोथैलेमस, JGA सेल्स और कौन सा, हार्ट के द्वारा, और सर्टेन एक्सटेंट हार्ट के द्वारा। क्योंकि सब तीनों मिलके कैसे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं बता रहे हैं। देखिए ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है, जो आसानी से ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी ये एक्टिवेट होते हैं चेंज इन ब्लड वॉल्यूम पर। ध्यान से सुने, हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, किडनी के आसपास ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, ये तुरंत ब्लड वॉल्यूम को मॉनिटर कर लेते हैं कि ब्लड वॉल्यूम कैसा है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयोनिक कंसंट्रेशन को ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते, मतलब मेजर करते हैं, ठीक है। एक्टिवेट द चेंज, ठीक है, एक्टिवेटेड बाय द चेंज एनी चेंज, ऑस्मो रिसेप्टर जो मौजूद होते हैं हमारे बॉडी में, या ब्लड वॉल्यूम में चेंज, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब वही टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, आयनिक कंसंट्रेशन के वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेट, यदि बॉडी मान लीजिए उल्टी हो गया, आपको दस्त हो गया, तो यदि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी हो जाएगा तो आप क्या चाहोगे, और पानी निकले आपके यूरिन के थ्रू, नहीं, तो उस समय हमको यूरिन को कंजर्व करना होगा, एकदम कंसंट्रेटेड यूरिन पास करें, ठीक है। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्लूइड फ्रॉम बॉडी एक्टिवेट कर देता है इस रिसेप्टर को, जो स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, ताकि आप रिलीज कर पाओ। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है बेटा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज करवा देता है बेटा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। फिर से सुने,
जैसी ब्लड वॉल्यूम में चेंज होता है ऑस्मो रिसेप्टर इसको मेजर करता है और हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हाइपोथैलेमस एंटी डायोटिक हार्मोन जिसको ब्रेसोप्रेसिन बोलते हैं, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से क्या करवा देता है, रिलीज कर देता है। एडीएच बहुत अच्छा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब फैसिलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करवाएगा, ज़बरदस्ती जेजीए सेल्स को कहेगा कि पानी को रीअब्जॉर्ब करो। ये आसान बनाता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल मतलब डीसीटी से, और प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब एक्सेस ब्लड यूरिन एक्सेस फ्लूइड पास करना। अब ये डायूरेसिस को रोक देगा, पानी कम निकलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। एन इंक्रीज ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम, यदि ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ये जरूरी हो जाएगा कि ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, और एडीएच का जो रिलीज हो रहा है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, टू कंप्लीट द फीडबैक। ठीक है, एडीएच, ताकि एडीएच सप्रेस हो जाए और ये फीडबैक मैकेनिज्म रुक जाए। ठीक है, तो जैसी ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, ब्लड ये ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस को कुछ बोला नहीं जाता, वो पिट्यूटरी को नहीं बोलता, एडीएच का बनना बंद हो जाता है। ठीक है, ये फीडबैक मैकेनिज्म से क्या हो गया बेटा, कंट्रोल हो गया। एडीएच ये किडनी फंक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट किडनी फंक्शन, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, तो ये ब्लड वेसल जीएफआर को बढ़ा देगा। क्या करा देगा, ब्लड जीएफआर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो एडीएच ऑल्सो किडनी फंक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग ब्लड, दिस काउज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो एडीएच दो काम किया, एक तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा दिया और जीएफआर को बढ़ा दिया। ठीक है, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ग्लोमुलस ब्लड फ्लो, जिस वजह से जीएफआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एडीएच के वजह से दो काम हुआ, पहला जीएफआर बढ़ गया और दूसरा क्या हुआ, ब्लड का रीअब्जॉर्प्शन मतलब सॉरी फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए जेजीए सेल्स ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल होता है। ठीक है, मगर ये एडीएच नहीं, ये रेनिन पर काम करता है। किस पर काम करता है बेटा, रेनिन। तो देखो जेजीए सेल्स कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल होता है। यदि जीएफआर घटा है, ग्लोमुलस ब्लड फ्लो या ग्लोमुलस ब्लड प्रेशर घट गया है, तो जेजीए सेल्स क्या रिलीज करते हैं, ब्लड में तुरंत रेनिन सिक्रीट कर देते हैं। रेनिन क्या होता है, ब्लड में मौजूद एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 और बाद में कोई केमिकल आके इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और ये एंजियोटेंसिन एक पावरफुल मतलब एडीएच का बाप है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो एडीएच भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है। जब ब्लड प्रेशर घटेगा तो आ रहा है समझ में, जिसके वजह से ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा और जीएफआर बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट। अब देखिए, एक तो एंजियोटेंसिन ने पहला जीएफआर को बढ़ा दिया और दूसरा रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट किया रीनल कॉर्टेक्स को, ताकि तुम एल्डोस्टेरॉन निकालो। और एल्डोस्टेरॉन के वजह से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा कंसंट्रेटेड यूरिन पास होगा। दिस ऑल्सो लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर, ब्लड प्रेशर और जीएफआर को बढ़ा देगा। ठीक है, आ रहा समझ में। तो वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और जीएफआर। इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब देखो ये सब तो कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है। मान लो ऐसा हो जाए कि सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, तो क्या ये अभी भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो इस पर चेक कौन रखेगा, वो हमारा हार्ट रखता है, वो एएनएफ सिक्रीट करता है। ठीक है, एंटी नेट्रियोटिक फैक्टर। ठीक है, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू आर्ट्रिया। मान लीजिए आर्ट्रिया में ब्लड फ्लो बढ़ गया, तब क्या होगा, ये सब आएगा तो और ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। ब्लड फ्लो को कम कीजिए, कैसे कम कीजिएगा, तो हार्ट जो होता है ये रिलीज करता है एएनएफ वैसोडाइलेटर है और डिक्रीज ब्लड प्रेशर कर देता है। एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर चेक ऑन, ये चेक लगाता है, रोक देता है किसको, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन के मैकेनिज्म। कहता चुप हो गया, बहुत जितना कंस्ट्रिक्ट कराना था करवा लिए, अब कोई रेनिन नहीं निकालेगा। अब कोई रेनिन जे सेल्स तुम रेनिन नहीं निकालोगे, क्योंकि सब चीज़ कंट्रोल आ चुका है। आ गया समझ में।
अब हम बात करते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन को पास आउट करना। यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन, ये कैरिड आउट बाय अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है बेटा? यूरिन ब्लैडर में, जहाँ ये स्टोर होता है तब तक स्टोर होता है जब तक एक वॉल्यूमेंट्री सिग्नल कहाँ ना जाए। जब एक खास अमाउंट का यूरिन जमा हो जाता है किसमें यूरिन ब्लैडर में, तो यहाँ स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स लगे होते हैं, इनका सिग्नल तुरंत ब्रेन में जाता है और ये इसको कहता है कंस्ट्रिक्ट करता है, जिस वजह से ब्लड आसानी से क्या हो जाता, यूरिन आसानी से पास हो जाता है। मगर यहाँ 2 स्पिंटर होते हैं, याद रखिएगा। यूरेथ्रा में कितने स्पिंटर होते हैं? 2 स्पिंटर होते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा में 2 स्पिंटर लगे होते हैं। कितने स्पिंटर लगे होते हैं? 2। अब देखिए, यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन अल्टीमेटली कैरिड टू यूरिन ब्लैडर वेयर स्टोर इट वॉल्यूमेंट्री सिग्नल, ठीक है। वॉल्यूमेंट्री सिग्नल जाता है बाय इज गिवन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, CNS के थ्रू, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ से एक वॉल्यूमेंट्री सिग्नल गया, वहाँ से एक मोटर न्यूरॉन आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और कहा है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यूरिन पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुन ले, यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन अल्टीमेटली यूरिन ब्लैडर में आया, जहाँ स्टोर हुआ जब तक एक वॉल्यूमेंट्री सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं आया कि यूरिन को पास आउट कर दो। दिस सिग्नल इनिशिएटेड बाय, ये सिग्नल आया क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ मैसेज गया, कहाँ से? यहाँ जब यूरिन भर गया। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिन ब्लैडर, जब ये फिल्ड हो जाता है यूरिन से, इसी के रिस्पॉन्स में, इसी की प्रतिक्रिया में स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स लगे होते हैं वॉल ऑफ द ब्लैडर, ये सिग्नल भेजते हैं CNS को, ठीक है, CNS को, जहाँ से CNS को जाता है कि अब यूरिन पास करना है। CNS पासेस मोटर मैसेज, CNS से मोटर मैसेज आता है न्यूरॉन्स के थ्रू और ये कंट्रैक्शन ऑफ ए स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिन ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट कराता है एंड साइमल्टेनियसली यूरेथ्रल स्पिंटर को रिलैक्स कर देता है, खोल देता है, रिलीजिंग द यूरिन पास हो जाता है। और इसी रिलीज ऑफ यूरिन को मिक्चुरेशन कहते हैं। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म, इसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। इस मैकेनिज्म मतलब स्ट्रेचिंग होना, सिग्नल का जाना, ब्रेन से सिग्नल का आना, इन सभी को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन 1 से लेकर 1.5 लीटर, वहाँ 1 लीटर लिखा था, पर डे पास करता है, ठीक है। यूरिन होता कैसा है? तो लाइट येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड है, एसिडिक होता है, ठीक है। इसका अपना एक गंध होता है, अमोनिया का गंध होता है। एवरेज 25 से लेके 30 ग्राम यूरिया होता है पर डे ह्यूमन एक्सक्रीट करता है, मगर कुछ बचा के भी रखता है, ठीक है, ताकि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रखे। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, तो यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक को बहुत सारा कंडीशन अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए एनालिसिस ऑफ यूरिन क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज किया जाता है ताकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सके और फंक्शनिंग ऑफ किडनी का। तो फिर से सुनिए, बहुत सारे कंडीशन में यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है, तो एनालिसिस ऑफ यूरिन करके हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में बीमारियों का पता, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, क्या बीमारी हुआ है। दूसरा, किडनी के फंक्शन को भी पता कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जनरली यूरिया में नहीं होता, यदि आया तो उसको डायबिटिक हो चुका है, ग्लाइकोसूरिया हो चुका है। कीटोन आया तो मतलब ग्लूकोज आए या ग्लूकोज और कीटोन आए, इसका मतलब उसको डायबिटिक मेलाइटस है, उसको क्या हो चुका है? डायबिटिक मेलाइटस, मतलब उसको मधुमेह हो चुका है, डायबिटीज हो चुका है, ठीक है। तो ग्लूकोज का आना ग्लाइकोसूरिया, कीटोन का आना कीटोनूरिया, ठीक है। चलिए, रोल ऑफ अदर ऑर्गेन इन एक्सक्रीशन, बहुत आसान है, ठीक है। कहता है किडनी के अलावा लंग, लीवर, स्किन भी तो इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट। लंग बहुत CO2 को रिमूव करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को रिमूव करता है, 200 ml पर मिनट, ठीक है। और ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एट एवरी डे। तो लंग जो होता है वाटर 200 ml कितना बेटा? पर मिनट, सेकंड कर देगा सब गड़बड़। 200 ml
पर मिनट CO2 को रिमूव करता है हमारा रंग, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ये बाइल सिक्रीट करता है, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, ठीक है, ये सब सिक्रीट करता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडिंग स्टेरॉयडल हार्मोन, विटामिन और ड्रग सिक्रीट करता है। मोस्ट ऑफ सब्सटेंस अल्टीमेटली पास थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड, मतलब स्वेट मतलब पसीना वाला, सेबेसियस मतलब तेल वाला, इन आवर स्किन इलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रीशन, ठीक है। स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड, ये वाटर फ्लूइड कंटेनिंग NaCl और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, तो यूरिया हमारे स्किन से भी सिक्रीट होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड या वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसमें NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, प्राइम फंक्शन क्या है, कूलिंग करना, ठीक है, बॉडी सरफेस को, ठीक है। जबकि इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम वेस्ट मेंशन अबव, तो पहला फंक्शन है स्वेट का बॉडी को कूल करना, दूसरा क्या है, कुछ हार्मफुल जैसे NaCl, वाटर, इन सभी को जो शरीर में एक्स्ट्रा है उनको रिमूव कर देना। सेबेसियस ग्लैंड इलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस, ये भी कुछ को इलिमिनेट करते हैं जैसे स्टेरॉइड, हाइड्रोकार्बन, वैक्स थ्रू सीबम के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड, और इनका जो सिक्रीशन होता है, मतलब ये जो सिक्रीट करते हैं सेबेसियस ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं स्टेरॉइड, हाइड्रोकार्बन, वैक्स, सीबम, ठीक है, वैक्स थ्रू सीबम, ठीक है, तो सीबम ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट हो रहे हैं। कहता है ये वाइल कवरिंग ओवर द स्किन बनाता है, तो प्रोटेक्टिव वाइली कवरिंग ऑन द स्किन कौन बनाता है, सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है। चलिए, डू यू नो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू, तो बाप रे बाप, सलाइवा के थ्रू भी नाइट्रोजिनस वेस्ट का क्या होता है, इलिमिनेशन होता है, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, आइए बढ़िया से पढ़ लेते हैं, छोटा सा है बेटा डिसऑर्डर, 4-5 डिसऑर्डर है, खत्म हो जाएगा। कहता है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, यदि किडनी खराब हो जाए, किडनी माल फंक्शनिंग करने लगे तो ब्लड में यूरिया बढ़ने लगेगा, जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसके वजह से किडनी फेल्यूर हो सकता है। क्या हो सकता है, किडनी फेल्यूर, यदि बहुत सारा यूरिया जमा हो तो किडनी फेल हो जाएगा। सच पेशेंट के लिए यूरिया को रिमूव करना पड़ता है, इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ब्लड को एक आर्टरी से निकाला जाता है और इसको डायलाइजिंग यूनिट में रखा जाता है, पंप किया जाता है डायलाइजिंग यूनिट, जिसको आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है, ठीक है। ब्लड जिस आर्टरी से निकाला गया है इसको पंप कर दिया जाता है डायलाइजिंग यूनिट में, इसमें एंटीकोगुलेंट हिपरीन डालने के बाद, ठीक है। अब ये यूनिट में क्वाइट सेलोफेन ट्यूब होता है, जिसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, ठीक है, सराउंडिंग फ्लूइड होता है, सराउंडिंग फ्लूइड में, जिसको डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, जिसका कंपोजिशन ब्लड के प्लाज्मा के कंपोजिशन के जैसा होता है, बस इसमें नाइट्रोजिनस बेस नहीं होता, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन प्लाज्मा के जैसा होता है, इसमें नाइट्रोजिनस बेस नहीं होता, डायलाइजिंग यूनिट के बाहर जो फ्लूइड है। कहता है द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब, ये पासेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड, अब इसके थ्रू जो पोरस सेलोफेन पेपर होता है, इसके सेलोफेन पेपर ऑफ द ट्यूब जो होता है, मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब जो होता है, इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स पास करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लॉन्ग, नाइट्रोजिनस वेस्ट absent in डायलाइजिंग फ्लूइड अभी बता दिए, और दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, ठीक है, आसानी से निकल जाते हैं, इसीलिए नाइट्रोजिनस बेस डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होते और हमारे में होते हैं, इसलिए ये आसानी से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। देयरफॉर क्लियरिंग द ब्लड क्लियर्ड ब्लड को फिर से पंप बैक कर दिया जाता है भेन में, ठीक है। ब्लड पंप इनटू द बॉडी
थ्रू ए वेन, ठीक है, वेन के थ्रू डालते हैं। क्या डालने के बाद? एंटी हेपरिन। एंटी हेपरिन, तो हेपरिन निकालने से पहले डाले थे, आर्टरी से निकाले और वेन में डाले थे। दिस मेथड इज बून फॉर वैसे पेरेंट यूरेमिक पर्सन के पेरेंट यूरेमिक पेशेंट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अब देखिए ये तो बार बार करवाना होगा उनको, तो इनका अल्टीमेट क्योर क्या है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया जाए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड इन द कलेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर। किडनी फेल हो जाए तो भाई अल्टीमेट क्योर क्या है? अल्टीमेट करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर का अल्टीमेट क्योर यही है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन। फंक्शनिंग किडनी यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डोनर, एक फंक्शनल किडनी डोनर से लेके ट्रांसप्लांट किया जाता है और क्लोज रिलेटिव का लिया जाता है ताकि रिजेक्शन का चांस कम हो सके बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल से, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीड्योर से हम सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक का बढ़ा चुके हैं। इसका मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन के रेट को बढ़ा चुके हैं। रीनल कैनालिक्यूली क्या होता है? किसी सुने ना, किडनी में पथरी हो गया तो स्टोन या इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट, किसका? ऑक्जेलेट का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ये किडनी में जब बन जाता है तो हम बोलते हैं इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बन जाना ही रीनल कैनालिक्यूली कहता है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आ गया? देखिए बेटा, हमने आपको सब चीज़ पढ़ा दिया है, समरी पे देख लेते हैं। थोड़ा सा है समरी, देख लीजिए, थोड़ा सा पैसेंस रख के देखिएगा, सब हो जाएगा। देखिए समरी कहता है मैनी नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, जैसे आयंस हो गए, CO2 हो गए, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, आयन, CO2, वाटर को ही हम एलिमिनेटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बॉडी में बनते रहते हैं, दैट एक्यूमुलेट इन द बॉडी हैव टू बी एलिमिनेटेड। तो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, आयन, CO2, वाटर जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, चाहे खाने से आए चाहे मेटाबॉलिक वेस्ट से आए, इनको एलिमिनेट करना पड़ता है। नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्म्ड ऑन द, अच्छा, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं ये किस बात पर डिपेंड करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट पर डिपेंड करते हैं, हैबिटाट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं और ये डिपेंड करते हैं उनके हैबिटाट में कि वो कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन, तो नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट और उसका एक्सक्रीशन इस बात पर डिपेंड करता है कि एनिमल कहाँ रह रहा है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये 3 मेजर नाइट्रोजिनस बेस है। हमने बताया था प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड एंड किडनी, ये कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एनिमल्स के, ठीक है। अच्छा, दे डू नॉट इलिमिनेट नाइट्रोजिनस वेस्ट बट ऑल्सो ये आयनिक और एसिड बेस बैलेंस और ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन रखते हैं। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर किडनी होता है, एक पेयर यूरेटर होता है, एक यूरिन ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, ट्यूबुलर नेफ्रॉन, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, पहले नहीं दिया, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जिसके 2 पोर्शन होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज ए टफ कैपिलरी होता है, फॉर्म फ्रॉम एफरेंट आर्टियोल, और इसके फाइन ब्रांच ये फाइन ब्रांच है किसका? रीनल आर्टरी का। रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विथ डबल वॉल्ड बोमेंस कैप्सूल जो डिफ्रेंशिएटेड होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। चलिए, DCT ऑफ मैनी नेफ्रॉन, ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ते हैं और फाइनली रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं, किसके होते हुए? रीनल मेडुला के होते हैं। तो रीनल मेडुला होते हुए रीनल पेल्विस में घुलते हैं, उसके यूरेटर, यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा बाहर, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस को मिला के ही बोलते हैं माल्पीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, सबको फिल्टर किया जाएगा, सबको फिल्ट्रेट कर लिया जाएगा। नॉन सेलेक्टिव यही मिला है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है बाय ग्लोमेरुलस यूजिंग
ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जीएफआर के थ्रू होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर के थ्रू होता है। कहता है अबाउट 1200 ml ब्लड इज फिल्टर बाय ग्लोमेरुलस पर मिनट, ठीक है। 2 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट इन बोमेंस कैप्सूल पर मिनट। जीएफआर कितना होता है 125 ml, ठीक है। 100 तो 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड होता है, जिसमें 125 ml फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल में पर मिनट बनता है, ठीक है। तो 125 ml 1200 ml ब्लड पंप होता है, ठीक है, और 1100 से 1200, ठीक है। चलिए, जेजीए एक स्पेशलाइज पोर्शन है नेफ्रॉन में जिसका रेगुलेशन ऑफ जीएफआर को रेगुलेट करता है। ये जेजीए सेल्स कहता है 99% ऑफ रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है, सेलेक्टिव सिक्रीशन भी होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले ये ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करता है विद इन द किडनी। 300 से कॉटेक्स का 300, इसका 1200। कहता है डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट करवाता है। तो डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट करवाता है, जिसके वजह से और हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। H+, K+ और अमोनिया ये सिक्रीट हो जाता है फिल्ट्रेट में, ताकि आयोनिक बैलेंस और पीएच बॉडी फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। एक काउंटर करंट मैकेनिज्म जो 2 लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले और भासा रेक्टा में चलता है। भासा रेक्टा है क्या? कैपिलरी पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, डायरेक्ट यही बोला है, कैपिलरी पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड भासा रेक्टा। दिस फिल्ट्रेट गेट कंसंट्रेटेड एज मूव डाउन, कंसंट्रेट होता है जैसे नीचे आता है डिसेंडिंग लिम में, मगर असेंडिंग लिम में जाने पर ये डाइल्यूट होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ से NaCl एब्जॉर्ब होता है और यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है। इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया, NaCl एंड यूरिया यह इंटरस्टिशियम में मेंटेन होता है, ठीक है, ताकि ऑस्मोलरिटी ज़्यादा बना रहे। DCT एंड कलेक्टिंग डट कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट अबाउट 4 टाइम्स। DCT और कलेक्टिंग डट मिलके फिल्ट्रेट को 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेट कर देते हैं, ठीक है। कहता है 300 से लेके 12 मिली ऑस्मोल पर लीटर एक्सीलेंट मैकेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर है। यूरिन स्टोर होता है यूरिन ब्लैडर में, जहाँ एक वॉलंटरी सिग्नल आता है CNS से, ताकि यूरेथ्रा से ब्लड, इसको मिक्चुरेशन कहते हैं। स्किन, लंग और लिवर ये भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। आगे समझ में आइए, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं। देखिए, करना बहुत ज़रूरी है, तो आप फंसिएगा और फिर गाना गाइएगा, ठीक है, गाना गाइएगा आप, ठीक है। क्या कहता है, आइए। मिक्चुरेशन इज कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स एक्शन, सही बात है। ADH हेल्प इन इलिमिनेशन एंड मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक, नहीं हाइपरटोनिक, गलत बात। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इन द ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमेंस कैप्सूल, सही बात है। हेनले लूप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, सही बात है। ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सही बात है, ठीक है। आइए, अमोनोटेलिज्म बोनीफिश में होगा। बोमेंस कैप्सूल वाटर रीअब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। मिक्चुरेशन क्या है? मिक्चुरेशन यूरिन ब्लैडर से रिलेटेड है। यूरिकोटेलिज्म बर्ड से रिलेटेड है। ADH वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन है। असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज, असेंडिंग लिम ये इम्परवियस एंड डिसेंडिंग लिम इज परवियस। Reabsorption of water in distal tubule facilitated by hormone ADH. Dialysis fluid contain all the constituent in plasma except urea, nitrogenous waste. A healthy person excrete 1 मतलब कितना बोले थे, 25 से लेके 30 ग्राम। खत्म। इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, समाप्त। थैंक यू।